केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त है आपको खबरों के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। शुरू करने जा रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। आज सबसे पहले बात करेंगे नारी सम्मान की, और नारी सम्मान की जब बात हो रही है तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। कांग्रेस हर दिन इसे भूलती जा रही है। जो कांग्रेस के चश्मो चिराग हैं राहुल गांधी हैं, उन्होंने दिल्ली में संदीप दीक्षित के साथ एक मंच पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए महिलाओं के लिए सम्मान की सारी सीमाएं पार कर दी। समझिए आप, राहुल गांधी सोनिया के बेटे, जो कांग्रेस में मौजूदा तौर पर सबसे कद्दावर नेता है। दूसरे संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे, जिनके नाम से दिल्ली जानी जाती है। विपक्षी तक बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं, लेकिन इन दोनों ही युवराजों ने महिला सम्मान की धज्जियां उड़ा दी। सबने देखा, और यही कांग्रेस सदन में अपने अपमान पर बखेड़ा खड़ा कर दी। एक दिन पहले कांग्रेस राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि उत्तराखंड में जहां उन्होंने भाषण दिया था, बीजेपी ने उस जगह का शुद्धिकरण करवाया। अब कलई खुली तो खड़गे को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल पाई, क्योंकि एक तो वो शुद्धिकरण रामलीला कमेटी ने करवाया, दूसरा करवाया इसलिए गया क्योंकि मंदिर की उस जगह पर खड़गे की सरपरस्ती में अल्लाहू अकबर के नारे लगे। मतलब कांग्रेस फिर एक बार एक्सपोज हो गई। जो इन्होंने चिट्ठा, काला चिट्ठा बनाया था, सब खुल गया। और घेर तो विपक्ष जाति आधारित जनगणना पर भी गया। जो विपक्ष जातीय जनगणना का ढोल पीटता रहता था, उसका ये जाति वाला जो ट्रम्प कार्ड है आज फेल हो गया, क्योंकि भारत सरकार ने फैसला लिया कि अब जो जनगणना होगी उसके फॉर्म में जाति का कॉलम होगा, और इससे जाति वाला ये गुणागणित सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जैसे ही सरकार ने इस पर हामी भरी, कांग्रेस और सपा ने फिर गोल पोस्ट बदल दिया। और आखिर में बात होगी पाकिस्तान की, जो टूटने की कगार पर है। पाकिस्तान आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन बलूचिस्तान समेत कई जगहों से आवाजें आ रही हैं, ये आजादी नहीं है, वो अलग है। पीए को जिस पर कब्जा करना पाकिस्तान अपनी बपौती मानता है, वहां का बच्चा आज ब्लैक डे मना रहा है। मतलब वो दिन दूर नहीं जब इतिहास बदल जाएगा, सीमाएं मिट जाएंगी, जिसे कांग्रेस। अब उस खबर पर हम जरा आते हैं और बात करते हैं कि आज के दिन जिस कांग्रेस हर दिन भूलती जा रही है, कांग्रेस के चश्मो चिराग राहुल गांधी ने दिल्ली में संदीप दीक्षित के साथ क्या किया, चलिए हम आपको बता रहे हैं। संदीप दीक्षित के साथ मंच साझा किया। संदीप दीक्षित हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, सर पकड़ रहे थे। राहुल बाबा क्या कर रहे हैं, महिलाओं का कैसा सम्मान। राहुल गांधी सोनिया के बेटे हैं, सोनिया गांधी के बेटे हैं, मौजूदा तौर पर सबसे कद्दावर नेता हैं। लेकिन खैर, सीमाएं लांघने का शौक तो हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष को बहुत है। वो आए दिन मर्यादा की सीमा लांघते हैं। 56 साल के हैं राहुल गांधी। वो और उनकी पार्टी भले उन्हें चीर युवा माने, लेकिन उम्र तो कम है, उम्र तो उम्र है। और इतनी उम्र में, 56 की उम्र में समझदारी तो होनी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक बातें करें तो फिर आपके नेताओं को दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों के बारे में बोलने से भला कौन रोक सकता है। राहुल गांधी ने, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या किया, महिलाओं के लिए ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की कि उसके बाद नैतिक तौर पर उनके मुंह से महिला सम्मान की बातें तो शोभा नहीं देती जो वो कह रहे थे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे देश ने देखा। और एक दिन बाद इसका मतलब मायने सबने समझा कि अरे भाई, राहुल गांधी ने क्या कर दिया, क्या कह दिया और क्यों कहा। ये तस्वीरें समझाएंगी आपको। और हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की महिलाओं के प्रति जो सोच है
वो कैसी है? पता नहीं किसने ये इसी से साबित होता है कि उन्होंने गले लगाया संदीप दीक्षित को। इशारा था इटली की पीएम मेलोनी की तरफ। और ये तो वही बात हुई, मुंह में राम बगल में छुरी, क्योंकि राहुल संसद से सड़क तक महिला सम्मान का राग अलापते हैं, सरकार को टारगेट करते हैं, लेकिन जब खुद पर बात आती है तो महिला सम्मान को तार-तार कर देते हैं, जैसा राहुल ने यहां किया। और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहने वाली बहन प्रियंका ने रोका नहीं, टोका नहीं। रुकना चाहिए था ना, बोलना चाहिए था ना, राहुल ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं, मैं भी महिला हूं, नहीं कहा। प्रियंका ने नहीं कहा। मोदी विरोध में जो नौटंकी हो रही है वो पूरे देश के लोगों को समझ में आ रहा है। तो कई किरदार हैं इस नाटक में, कई किरदार हैं। राहुल हैं, संदीप दीक्षित हैं, कांग्रेस के उनका कार्यकर्ता है जो सामने बैठकर राहुल के नाटक और डायलॉग पर तालियां बजा रहे थे। लेकिन कहावत है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और अब यही हो रहा है। हिम्मत तो नहीं है खुलकर माफी मांगे, दांव उल्टा पड़ चुका है, बाजी हाथ से निकल चुकी है, सपा वाले साथी चुप है और राहुल की बोलती बंद है। सबको आती नहीं, राहुल जी की जाती नहीं। डाला कहां से? उम्र भले 56 की, हरकतें हैं बचपन की। राहुल जी, आप भले ही विपक्ष के सबसे बड़े नेता होने का दम भरते हो, लेकिन इन हरकतों को देखकर लगता तो नहीं कि आप में जरा भी मर्यादा है। नेता प्रतिपक्ष के पद की ये हरकतें कोई ऐरा गैरा करे तो चल भी जाए, लेकिन राहुल गांधी 5 बार के सांसद हैं, 2.5 साल से नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन शायद उन्हें जरा भी इल्म नहीं है इस जिम्मेदारी का, तभी तो बार बार लगातार इस तरह से हरकतें करते हैं और फजीहत करते रहते हैं। और इस बार तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। मैं तो बच्चे फिर रहा था। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। तो सुना आपने कैसे एक मंच से राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और देश की विदेश नीति पर फुहड़ता फैला रहे हैं। राहुल ने इस नौटंकी के लिए जिन्हें साइड कैरेक्टर चुना, यानी संदीप दीक्षित, उन्होंने तो फुहड़ता में राहुल से भी एक कदम आगे निकलने की ठान रखी थी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. देखा आपने, संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे हैं, जिनका नाम आज भी दिल्ली में बड़े शान से लिया जाता है, लेकिन ये कैसे महिला सम्मान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अपमान पर अब बीजेपी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने कहा कि राहुल गांधी की उम्र भले ही 56 की हो गई, लेकिन अब तक उनकी बचपन की हरकतें नहीं गई। आज जिस प्रकार के संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उससे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा कि ऐसा विपक्ष का नेता देखना ही बाकी रह गया था। हालांकि राहुल गांधी के करीबी नेताओं में एक पवन खेड़ा को यह फुहड़ता गलत नहीं लगती, वो तो इस पर माफी मांगने के बजाय अड़ गए। तो और किसकी करेंगे? जयशंकर तो कठपुतली, उसकी क्या निंदा करेंगे? भाई सब कुछ तो मोदी जी हैं। जब सब कुछ ही मोदी जी हैं, हर चीज का श्रेय मोदी जी लेते हैं, जप्पियां डालने ये जाते हैं, तो फिर किसको, आप क्या जयशंकर को की निंदा करें? हम किसकी करें? बीजेपी कहती है ये प्रधानमंत्री के पद का अपमान है। अरे तो पद का अपमान प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, तो हम क्या, हमारी जरूरत थोड़ी होने, वो खुद ही कर लेते हैं। हमारी जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब वो खुद अपमान करने में सक्षम नहीं होंगे। वो तो रोज अपने पद का अपमान करते हैं। वैसे राहुल जी और उनका बचपना कोई नया नहीं, इससे पहले भी राहुल गांधी ऐसे ही कुछ कारनामे कर चुके हैं,
चाहे वो बोलने से भूकंप आने की बात हो या फिर खुद को पप्पू बताने की। और तो और सनातन के अपमान का भी कोई मौका राहुल जी ने नहीं छोड़ा। अब विदेश नीति पर ऐसी ओछी हरकत, सवाल यही है राहुल जी आखिर कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और नेता विपक्ष के कर्तव्यों का मोल जान पाएंगे। तो एक ही चिंता खाई जा रही है कि राहुल गांधी कब बड़े होंगे यार। अब राहुल ने तो जो करना था कर दिया। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिसके नाम के आगे गांधी शब्द लगा हो वह ऐसा शर्मनाक बयान भी कभी दे सकता है। लोकतंत्र नेता तो पहले बवाल खड़े कर देना और फिर सवालों का जब सामना करने की बारी आए तो उसके बाद कदम पीछे खींच लेना, चुप्पी साध लेना, यही हो रहा है। कांग्रेस देख लीजिए, पूरे कांग्रेस को देखिए, सवालों से भाग गए हैं। कांग्रेस नेताओं का यह रूटीन बन गया है, एक रूटीन है। राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, लेकिन उनके जो शागिर्द हैं वो भी इस काम में माहिर हैं। तभी तो संदीप दीक्षित, जिनकी एकमात्र बड़ी उपलब्धि ये है, बड़ी उपलब्धि है कि वो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, मतलब मां के नाम से जाने जाते हैं। और अब यही संदीप दीक्षित समझ रहे हैं कि राहुल के साथ गले मिलकर उन्हें मानो कोई बहुत बड़ा तमगा मिल गया, बहादुरी वाला। लेकिन उन्हीं संदीप दीक्षित से जब सवाल पूछे गए, रिपब्लिक ने पूछा, रिपब्लिक भारत ने पूछा, तो वही बहादुर संदीप दीक्षित रिपब्लिक का माइक देखकर नो 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 कहते हुए 9-2-11 हो गए। देखिए। Sir, but do you regret the choices of words? Sandeep ji. Sandeep ji. Sandeep ji, were the words used by you correct? Sir, do you regret the choices of words? Sandeep ji, would you please speak to us? तो रिपब्लिक भारत सवाल पूछता रह गया, कोई जवाब नहीं मिला। भाग चले, जल्दी भागो, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दो। लेकिन कांग्रेस प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगा रही है उसकी असलियत अब आपको दिखाते हैं। इन्हीं मेलोनी की बात की जा रही थी ना, लेकिन इनसे तो मोदी जी नमस्ते कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। जानते हैं ना कि भारतीय संस्कृति में इस नमस्ते की अहमियत क्या है। देख लीजिए, ध्यान से देखिए। ये राहुल गांधी के लिए, उनके चट्टे बट्टों के लिए। और ये हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब मिलते हैं किसी महिला राष्ट्राध्यक्ष से या किसी से भी, तो देखिए क्या आदर और सम्मान का भाव होता है। और प्रधानमंत्री इस नमस्ते को केवल अभिवादन नहीं रहने उन्होंने दिया, कैसे इसे एक ग्लोबल पहचान दी, वो भी देखना होगा। मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री, जिनका नमस्ते से कोई वास्ता नहीं था, वो देश दुनिया के तमाम नेताओं को नमस्ते कर रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं। और भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है वो प्रधानमंत्री ने किया। अब अगर राहुल सोचें कि मेलोनी के नमस्ते करने से हमारे प्रधानमंत्री का क्या योगदान, तो देखिए भारत ने ये नमस्ते और इसके साथ जुड़ी भारतीयता का कैसे दुनिया भर में इसे पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं जो नमस्ते से अभिवादन करते हैं। हम एक के बाद एक उन सभी उदाहरणों की चर्चा कर रहे हैं। रही बात महिला सम्मान की, तो मोदी की पहचान महिलाओं का सम्मान करने वाले नेता की रही है। और ये जापान की प्रधानमंत्री हैं, जरा देखिए, सनाए ताकाइची। पीएम के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने वाली राहुल एंड कंपनी शायद भूल गई है कि ताकाइची को प्रधानमंत्री ने अपनी बहन कहा था। यह होता है सम्मान, यह होता है आत्मीयता और आत्मीयता का बोध। You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. एक एक कर वो उदाहरण सामने आ रहे हैं। ग्लोबल लीडर्स की बात हम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए मोदी के मन में सम्मान का भाव कैसा है, वो ये तस्वीर बताएगी। पद्मश्री विजेता पूर्णमासी जानी के मोदी ने पैर छुए थे, ये तस्वीर देखिए। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री एक महिला के पैर छू रहा है, ये आदर का भाव है।
सम्मान का भाव है। देखिए प्रधानमंत्री कैसे महिलाओं को इज्जत देते हैं, और सिर्फ पद्म श्री ही नहीं बल्कि बीजेपी की आम महिला कार्यकर्ताओं को पीएम कितने सम्मान से मिलते हैं उसकी तस्दीक करती है तस्वीर भी। लेकिन इन सबके बावजूद राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने पीएम पर ओछी टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी भड़की हुई है, क्योंकि यह कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक तस्वीर जो महिलाओं के सम्मान में प्रधानमंत्री हर बार पेश करते हैं, उनके ऊपर ओछी राजनीति की जा रही है। तो तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं विपक्ष के फैलाए नैरेटिव की। और राहुल संदीप जैसे जो बयान बहादुर हैं, उन्हें देश की जनता जवाब देगी। लेकिन राहुल और संदीप की इन हरकतों पर भला बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया, इसे ओछी राजनीति बताया और साथ ही कहा कि राहुल गांधी की भाषा में बदतमीजी और अहंकार भरा है। राहुल गांधी जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जनता ने जिनको 3 बार नकारा, अब वो गाली गलोच पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। आप कल्पना कीजिए, एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है। दोनों कांग्रेस के वो नेता जिनकी परिवार की महिलाएं उच्च पदों पर रही, वो एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ओछी टिप्पणी करें, तो महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है दिखती है। महिला आरक्षण का कांग्रेस विरोध क्यों करती है ये दिखता है। और अब आपको गले मिलने और गले पड़ने के बीच का अंतर हम दिखाने जा रहे हैं। राहुल पीएम के गले मिलने के तरीके पर उन्हें अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें कैसे भूल सकते हैं जब संसद में वो खुद पीएम के गले पड़ गए थे। और ये देखिए तस्वीरें, ये अंतर, फर्क समझा रहे हैं हम आपको। गले लगना, मिलना और गले पड़ जाना जबरन, कि सामने वाले को समझ ही ना आए तो सामने वाला व्यक्ति जो आया है दौड़कर गले पड़ने, आखिर उसका इरादा क्या है। तो ये तस्वीरें पूरे देश को देखनी चाहिए और ये अंतर भी समझना चाहिए। राहुल के इस बयान पर देश के आम लोगों का भी गुस्सा फूट पड़ा है। लोग जो हैं वो गुस्से से लाल हो रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी जी का मानसिक दिवालियापन उनके ऊपर हावी हो चुका है। उनको निश्चित तौर पर एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, अपना इलाज कराना चाहिए किसी बड़े साइकियाट्रिस्ट होम में जाकर। तो उनकी भाषा शैली से ये समझ में आता है कि उनको किस तरीके के संस्कार दिए गए हैं। जिस तरह से वो 100 चुनाव हार चुके हैं, उसकी वो हताशा है, झुंझुलाहट है। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी असंसदीय भाषा का उपयोग करना, भाषाई मर्यादा का ध्यान न रखना, ये राहुल गांधी जैसे चांदी के चम्मच में पैदा हुए लोगों से और क्या ही अपेक्षा की जा सकती है। उनके लीडर ऑफ अपोजिशन होने से कांग्रेस रचनात्मक विपक्ष का दर्जा भी देश और समाज के सामने खो चुकी है। राहुल गांधी की जितनी इसमें निंदा की जाए वो कम है। तो महिला सम्मान की बात, और राहुल गांधी और कांग्रेस अब इसे भूल चुके हैं। अब देश के तिरंगे का सम्मान भी उनके लिए अहमियत नहीं रखता। जिस कांग्रेस के नाम पर राहुल गांधी देश को आजाद कराने का क्रेडिट लेते हैं, उसी कांग्रेस के नेता आजादी के सबसे बड़े उत्सव पर तिरंगे के अपमान का ठेका लेकर बैठे हैं। कर्नाटक सरकार में मंत्री जमीर अहमद खान ने सीएम को मना कर दिया कि वो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। पहले लगा कि तबीयत खराब होगी या कोई जरूरी काम होगा, लेकिन उसी चिट्ठी में डीके शिव कुमार के मंत्री ने लिखा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले चुनावों से जुड़ा काम है, वो पेंडिंग काम देश प्रेम से ज्यादा जरूरी है। सुनकर आपको हैरानी होगी, हंसी आएगी, अभी और होगी, क्योंकि कर्नाटक की सरकार ने मंत्री जी को इसकी अनुमति भी दे दी। तो देखिए ये कांग्रेस किस तरीके से किस रास्ते पर है। तो कांग्रेस का दिखावटी देश प्रेम आपको जरा समझाते हैं, समझिए इसे। कर्नाटक सरकार के मंत्री जमीर अहमद खान ने 15 अगस्त के कार्यक्रम से अलग रहने की मांग की थी।
जमीर अहमद को विजयनगरम जिले में झंडा फहराना था, लेकिन जमीर अहमद ने यह कहते हुए मना कर दिया कि पार्टी का बहुत सारा काम पेंडिंग है। उन्होंने सीएम डीके शिव कुमार से इस कार्यक्रम से दूर रहने की अनुमति मांगी। जमीर अहमद का कहना था कि वो आने वाले चुनाव को लेकर काफी व्यस्त हैं। बेंगलुरु नगर निकाय चुनाव, विभिन्न स्थानीय निकाय चुनाव, विधानसभा उपचुनाव और पार्टी संगठन से जुड़ी गतिविधियों का हवाला उन्होंने दिया। और हैरत की बात कि कर्नाटक सरकार ने उन्हें यह छूट दे दी। मतलब जमीर अहमद साहब आराम से पार्टी का काम देखेंगे, झंडा कोई और फहरा देगा, वो थोड़ी जरूरी। लेकिन बीजेपी ने इसकी असली वजह बताई। बीजेपी का दावा है कि अंदरूनी कलह का मामला है और रेस इसी बात की है कि कांग्रेस नेतृत्व की चमचागिरी में कौन आगे निकल पाता है। सुनिए। After there's a change in Jamir Ahmad's portfolio, after Chief Minister took away Waqf portfolio from Jamir Ahmad, probably he seems to be upset with Chief Minister DK Shiv Kumar. So to express his dissatisfaction, he has written a letter to Chief Minister urging that is not able to take the responsibility of district in charge minister for Vijayanagara district and is unable to attend for flag hoisting on August 15. Let me tell you one thing to Jamir Ahmad. Jamir Ahmad ji, you are a responsible person, you are a minister in the cabinet. Hoisting a national flag on August 15, it's a responsibility. It's a responsibility. It's a pride every Indian has. So by rejecting to hoist the national flag, you are not only insulting the national flag, you are also insulting your ministry. So I demand Jamir Ahmad ji, respectfully, please take back your decision. It's your duty. It's not an option. Please go and hoist the national flag on August 15th at Vijayanagara district. तो बीजेपी का संदेश साफ है। हालांकि कांग्रेस के इसी रवैये पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा प्रहार किया। योगी ने एक बार फिर कटेंगे, अगर बटे तो कटेंगे वाली कहावत को दोहरा दिया और कांग्रेस पर निशाना साधा। और सनातन धर्मावलंबी भी कभी मौन नहीं रहा, चुप नहीं रहा, विभाजित था, बटा हुआ था। गुलामी के पूर्व ऐसा नहीं कि उसके पास बल, बुद्धि या वैभव की कमी रही हो, वह सब कुछ था। कमी थी तो एकता की कमी थी। एक दिशा में, एक स्वर में, एक साथ चलने की कमी थी। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। बार बार यही प्रश्न खड़ा होता है। 14 अगस्त 1947 को आजादी के एक दिन पहले तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। 14 अगस्त 1947 की घटना के लिए किसकी जवाबदेही थी? कौन जिम्मेदार था उसके लिए? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी। उनको देश की प्रजा से, देश की उस समय के भारत की अन्य बहुसंख्यक प्रजा से कोई लेना देना नहीं था। एन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए। और याद करिए, आज भी वही स्थिति है। तो योगी आदित्यनाथ का संदेश बार बार लोगों को जगाने के लिए है। महिलाओं का अपमान, तिरंगे का बहिष्कार और तो और देश के छात्रों के साथ दोहरा व्यवहार। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस, इनकी सोच का क्या ही कहना। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के समय तो दीपके एंड पार्टी और उनकी सो कॉल्ड जेनजी के लिए राहुल गांधी पीएम आवास से लेकर गांधी स्मृति तक बैठ गए। लेकिन रांची जाने के लिए राहुल के पास समय नहीं है। राहुल जी, अब तो संसद का सत्र भी समाप्त हो गया। अब तो उन मासूम छात्रों की खोज खबर ले लीजिए जो आपकी खुद की सरकार के पेपर लीक के कारनामों के खिलाफ मोर्चा लेकर खड़े। लेकिन सरकार तो आपकी है, भला आप वहां क्यों जाएंगे?
बल्कि उन्हें एफआईआर से डराएंगे, उनके माता पिता को डर दिखाएंगे। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ झारखंड सरकार और पुलिस हर तरह का हथकंडा अपना रही है, चाहे वो लाठीचार्ज हो, एफआईआर हो, बस छात्रों को डराया जा रहा है। फिलहाल यही चल रहा है। क्या कुछ है रणनीतियाँ? क्या आंदोलन कमजोर पड़ने लगा है? नहीं, कमज़ोर हल्की क्या हुआ, हमारे स्ट्रेंथ में थोड़ी सी कमी हुई है। उसके प्रमुख कारण बहुत सारे कारण हैं। जैसे एक तो इतनी लंबा आंदोलन चलाना हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सब गरीब गुरबे घर से बिलोंग करते हैं, खेतीबाड़ी से घर से, और किसान घर से बिलोंग करने के चलते उनको अभी रेनी सीजन है, फार्मिंग सीजन है, खेती का सीज़न है, तो वो खेती के लिए चलेगा, इतना लंबा समय तो दे नहीं पाते हैं। दूसरी बात है कि जो सरकार के द्वारा बर्बरता बरती गई, उससे कहीं ना कहीं परिवार थोड़ा चिंतित है, उससे भी कोई बच्चे को घर जाना पड़ा और थके हारे भी है। एफआईआर जो की गई उससे बच्चे काफ़ी परेशान हो गए। एफआईआर जो क्या हुआ उससे भी बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं, परिवार वाले भी डरे हुए हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर भी तो है। अगर एफआईआर हो जाता है तो वो तमाम चीज़ों से प्रभावित होगा, आने वाले समय में वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उनके आने वाले फ्यूचर उससे अफेक्ट हो जाएगा। तो जिसके वजह से बच्चे डरे हुए हैं, उससे स्ट्रेंथ थोड़ा सा कमी हुई है हमारी। और कुछ बच्चे को तो जो हमारे यहाँ पे आंदोलन में थे, जो भूख हड़ताल वगैरह थे, जो प्रोटेस्ट में थे, उनको तो पुलिस उठा के ले गए। जैसे हॉस्पिटल में उनको चेकअप के बहाने लेके गए और वहीं पे उनको डिटेन करके रख लिया गया। मान लिया कि अब सरकार से बार बार आप धमकाने या डराने का ये कीजिएगा। पहली बात तो हम लोग सर एक गरीब घर का व्यक्ति मतलब स्टूडेंट है, हम लोग को गांव घर में ना जानते सर, गांव घर में एक पुलिस का गाड़ी अगर एम्बुलेंस का भी साउंड आ जाता है ना तो उसमें डर जाता है सर। तो यहाँ और हम लोग वहाँ से आते हैं सर, और हम लोग अपना संविधानिक तरीके से मांग रखते हैं। और आप बार बार डेलीगेशन पुलिस को भेजिएगा तो किसी का नाम लिखिएगा कि कौन है नहीं है, उस सबसे बच्चा सर हड़क जाता है। पता चलेगा कि इधर नौकरी के लिए भी लड़ रहे हैं और इधर पता चलेगा एगो एफआईआर भी हो गया। एफआईआर से कितना प्रभाव, क्या लग रहा है छात्रों में थोड़ा डर का माहौल है इससे? ऑब्वियसली एफआईआर इसलिए किया गया ताकि छात्रों को डराया जाए और उसे वापस घर भेजा जाए। जो आंदोलन इस सिस्टम के खिलाफ चल रहा है उस आंदोलन को दबाया जाए। आप सोचिए सर, ये 7-8 सालों से जब से हेमंत सोरेन सर की सरकार आई है, कोई ऐसा सिंगल एग्जाम नहीं जिसमें पेपर लीक का आरोप ना लगा हो और हम लोग आंदोलन ना किए हों। तो कुछ छात्र कह रहे हैं कांग्रेस छात्रों को डराने के लिए उनके परिवार वालों को कैसे धमका रही है। सुना आपने, कांग्रेस उन छात्रों और उनके परिवार वालों को बरगला रही है। और ऐसे ही बरगलाने की कोशिश कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी की। उन्होंने संसद में कहा कि जहां उन्होंने भाषण दिया था, बीजेपी ने वहां शुद्धिकरण कराया, क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं। जरा सुनिएगा क्या कहा था। मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. चलिए, अब खासकर उनके लिए हम बताना चाहेंगे जो शेम कर रहे थे, लेकिन इन आरोपों की कलई खुलने में देर नहीं लगी। जांच में पहली बात तो यह साफ हो गई कि शुद्धिकरण बीजेपी ने नहीं कराया, वहां की रामलीला समिति ने कराया। और दूसरी बात यह कि मंदिर में खड़गे की सरपरस्ती में अल्लाहू अकबर के नारे लगे। कैसे कांग्रेस एक्सपोज हो गई, रिपोर्ट देखिए। शुद्धिकरण की लड़ाई अल्लाहू अकबर पर आई। एक ओर सनातन का अपमान, दूसरी ओर नाराए तकबीर का गान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में दलित कार्ड खेलने की जो कोशिश की थी वो फेल हो गई। गुरुवार को जिस मुद्दे पर राज्यसभा से लेकर सड़क तक कांग्रेस और उसके अध्यक्ष खड़गे ने सियासी ड्रामा खड़ा किया और दलित समाज के अपमान से जोड़ा, वो 24 घंटे के भीतर हवा हवाई हो गया।
मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया, लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। सड़क से लेकर संसद तक सनातन का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली कांग्रेस और उसके अध्यक्ष खड़गे साहब को खुद का थोड़ा सा अपमान होना इतना अखड़ गया कि वो राज्यसभा में ही विफर पड़े और सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खड़गे ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी में जहां उन्होंने भाषण दिया था, उस जगह का बीजेपी ने शुद्धिकरण करवाया। उनके मुताबिक बीजेपी ने इसलिए किया क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं। इस मुद्दे को कांग्रेस ने जोर शोर से उठाने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने नाक मुंह सिकोड़कर बीजेपी और आरएसएस को घेरने की कोशिश की। इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। खड़गे के अपमान का ढोल पीटते हुए हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों को उनका फर्ज याद दिला दिया। मैं नैनीताल के एसएसपी को उनके फर्ज को याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे में जबकि हमारे राष्ट्रीय नेता खड़गे जी एक बड़े नेता हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और दलित वर्ग से आते हैं, ऐसे में भाजपा के लोगों द्वारा किया गया ये तौहीन, ये जातिगत भेदभाव क्या उनके द्वारा जो पठित कानून है उसके अंतर्गत दंडनीय नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। लेकिन खड़गे के आरोप लगाने के तुरंत बाद जेपी नड्डा ने जांच के आदेश दे दिए थे। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी। और जब जांच हुई तो सारा खेल ही पलट गया। पता चला कि जिस जगह पर खड़गे ने भाषण दिया उसी मंच से अल्लाह अकबर के नारे लगे, नाराए तकबीर बुलंद किया गया। यह खुलासा उन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जो खड़गे के जाने के बाद वहां शुद्धिकरण के लिए पहुंचे थे। उनके मुताबिक जहां ये नारा लगा वो असल में एक मंदिर का परिसर है, इसी वजह से वहां शुद्धिकरण किया गया। मंदिर परिसर और उसके ट्रस्टी इस बात से नाराज हो गए और वहां शुद्धिकरण के लिए यज्ञ किया गया। कुछ दिन पूर्व जो है कांग्रेस की जो रैली निकली, इस मंच का उपयोग करके यहाँ से नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए, जिससे हिंदू आस्था को ठेस पहुँचती है। यह मंच जो है श्री रामलीला मंचन के लिए निहित है और हिंदू आस्था के हिसाब से देखा जाए तो ये धार्मिक स्थल है जिसका उपयोग किसी भी स्थिति में जो है राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पूर्व यहाँ पर एक राजनीतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें मंच से ऐसे नारे लगाए गए जो यहाँ नहीं लगाने चाहिए थे, क्योंकि ये एक हिंदू मानवताओं को देखते हुए ये मंच बनाया गया है, सांस्कृतिक मंच है। मैं तो इस मंच से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए मंच ना दिया जाए, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। यहाँ पे कांग्रेस की एक रैली हुई थी जिसमें अल्लाह अकबर के नारे लगे। ये हमारे भगवान का राम मंदिर है, यहाँ पे रामलीला होती है, हमारे जो भगवान है उनका मंदिर है, यहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगना एक बहुत बड़ा पाप है। उसके शुद्धिकरण के लिए हमने ये हवन किया है। मतलब संसद में खड़गे का दलित कार्ड फेल हो गया। हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस की इस कोशिश के पीछे धर्म का तड़का दिखा और दलितों के नाम पर जनता को बरगलाने की कोशिश, जिसका पर्दाफाश होना ही था, सो हो गया। तो मास्टर स्ट्रोक में आज कांग्रेस की कलई खुल गई। पहले तो राहुल ने जो बयान दिया उसकी कलई खुली, उसके बाद कलई खुल गई मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिस तरीके से रूधे गले से शोर मचाया जा रहा था कि हमारे साथ अन्याय हो गया। अन्याय कहां हुआ? सामने लाकर बीजेपी ने सब कुछ रख दिया। और रही बात
कि अगर ऐसी जातिगत कार्ड खेलने और ऐसे ही वोट बटोरने तो इसका फायदा ज्यादा दूर तक नहीं दिखता और इसका कोई मतलब भी नहीं रह जाता। कांग्रेस को विचारने की जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।